गुजरात चुनाव पर पूरे देश की नजर है। वो चुनाव जो 2014 के आम चुनाव पर डालेंगे सबसे बड़ा असर, जिसके नतीजे तय करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं, जिसके नतीजे तय करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी अब केंद्र में प्रधानमंत्री पद की ओर कदम बढ़ाएंगे, जिसके नतीजे तय करेंगे कि लाख आलोचनाओं के बावजूद, पार्टी और पार्टी के बाहर लाख विरोधियों के बावजूद, क्या नरेंद्र मोदी अपना कद बीजेपी से भी बड़ा कर लेंगे। गुजरात के भाग्य की एक तस्वीर IBN7 के लिए किए गए CSGS के सर्वे में सामने आ रही है। 13 से 20 अक्टूबर के बीच हुए सर्वे में 60 विधानसभा सीटों पर 3658 मतदाताओं की राय पूछी गई। आंकड़े बताते हैं कि गुजरात में नमो का ही नमन होगा, मोदी की लहर चल सकती है। नरेंद्र मोदी की कमान में बीजेपी को 50% वोट मिलने का अनुमान है, पिछले चुनाव से 1% ज्यादा। कांग्रेस का बंटाढार होता दिख रहा है। 2% वोटों के नुकसान के साथ पार्टी की झोली में गिर सकते हैं सिर्फ 36% वोट, क्योंकि 52% लोग मानते हैं कि गुजरात में मोदी को एक और मौका मिलना चाहिए, यानी लोग चाहते हैं कि मोदी सत्ता की हैट्रिक मारें। सिर्फ 30% लोग बीजेपी को मौका नहीं देना चाहते। सर्वे की माने तो विवादों से अलग नरेंद्र मोदी से लोग खुश हैं। CSGS के सर्वे में 49% लोग चाहते हैं कि मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। वहीं बागी केशुभाई पटेल के पक्ष में सिर्फ 8% लोग हैं, जबकि कांग्रेस के शंकर सिंह वाघेला को सिर्फ 6% लोग ही मुख्यमंत्री की गद्दी पर देखना चाहते हैं। सरकार के कामकाज की बात करें तो 67% लोग सड़कों के मामले में मोदी को पूरे नंबर देते हैं। बिजली पर 63% लोग मोदी सरकार से खुश हैं। वहीं पानी के मुद्दे पर 52% लोग राज्य सरकार से प्रसन्न हैं। लेकिन कानून व्यवस्था पर मोदी के नंबर बुरे हैं। 31% लोगों ने ही कहा कि हालात बेहतर हुए हैं, जबकि 23% लोग हालात को बदतर मान रहे हैं। दंगों की आग से घिरे मोदी के लिए कुछ आंकड़े राहत लाए हैं। 44% लोग मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे का हाल बेहतर हुआ है। वहीं 15% लोगों का कहना है कि हालात बदतर हुए हैं। एक आंकड़ा मोदी के लिए परेशानी भी खड़ी कर सकता है। 35% लोगों ने माना है कि गुजरात में किसानों की हालत बदतर हुई है। 26% ने कहा कि बेहतर हुई है, जबकि 24% लोग मानते हैं कि हालात पहले जैसे ही हैं। 42% लोग बढ़ती कीमतों को चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। किसानों की समस्या 19% लोगों के लिए, बेरोजगारी 12% और भ्रष्टाचार सिर्फ 9% लोगों का ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। बढ़ती कीमतों के लिए सिर्फ 14% लोग ही मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। वहीं 27% इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। सर्वे के दौरान केशुभाई फैक्टर पर भी सवाल पूछे गए। केशुभाई पटेल वोटों में बड़ी सेंध लगाने की तैयारी में हैं। कड़वा पटेलों के करीब 28% वोट केशुभाई झटक सकते हैं, यानी बीजेपी को इस समुदाय के 23% वोट कम मिलेंगे। वहीं लेहुआ पटेलों के भी 37% वोट केशुभाई के खाते में जाने की संभावना है, जिससे कांग्रेस को इस समुदाय के 24% वोटों तक का नुकसान हो सकता है। जाहिर है ये प्री पोल सर्वे गुजरात में मोदी की लहर की बात कर रहा है। आंकड़ों की बात मानी जाए तो किसान और केशुभाई फैक्टर मोदी को थोड़ा परेशान जरूर करेंगे, लेकिन गुजरात की जनता मुख्य तौर पर मोदी राज से संतुष्ट दिख रही है और कांग्रेस की वापसी फिलहाल दूर की कौड़ी। लेकिन लाख टके के एक सवाल का जवाब अब ये सर्वे आगे देगा। क्या दंगों के लिए मोदी को माफी मांगनी चाहिए? आखिर क्या कहती है इस पर गुजरात की जनता? जी हां, तो आपने खास बातें देखी हमारे सर्वे की, जो सर्वे खास वो बता रहे हैं कि किस तरीके से गुजरात के अंदर जहां पूरे देश की नजर लगी हुई है, वहां पर इस वक्त कह सकते हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी की लहर है और उनकी सरकार को काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। तीसरी बार वो सरकार बनाते नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा हमने उन और आंकड़ों के बारे में बातचीत की है जो नरेंद्र मोदी की इमेज से जुड़े हुए हैं, गुजरात दंगों से जुड़े हैं। IBN7 के लिए किए गए CSGS के सर्वे में खास बात यह सामने आई कि मुसलमानों के बीच नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी के लिए मुसलमानों का नजरिया बदल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जब यह सवाल पूछा गया हमारे सर्वे में कि तो उस सवाल के जवाब में 26% मुसलमानों ने मोदी को पसंद किया, जबकि 2009 में मोदी को पसंद करने वाले सिर्फ 14% थे। हालांकि अभी भी 26% का आंकड़ा कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन 14% के मुकाबले ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरह मोदी को नापसंद करने वाले मुसलमानों की तादाद भी बीते सालों में कम हुई है। CSGS के ताजा सर्वे में सामने आया है 23% मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी को नापसंद किया, जबकि साल 2009 में यही तादाद 44% थी। और इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल है जो पिछले 2000 साल से लगातार लोग सवाल करते आ रहे हैं, 2002 के दंगों को लेकर। CSGS के सर्वे में लोगों से सवाल किया गया जिसमें नरेंद्र मोदी हमेशा बचते हैं। लोगों से पूछा गया क्या 2002 दंगों के लिए नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए? हम आपको मुस्लिमों की राय पहले दिखा रहे हैं। CSGS के सर्वे में 55% मुसलमानों ने कहा कि मोदी को गुजरात दंगों के लिए माफी मांगनी चाहिए, जबकि 15% ऐसे मुसलमान हैं जो कहते हैं कि मोदी को माफी नहीं मांगनी चाहिए, जबकि 30% की कोई राय नहीं है। और यही सवाल जब हिंदुओं से पूछा गया
तो IBN7 के लिए किए गए इस सर्वे में 44% हिंदुओं ने कहा हां नरेंद्र मोदी को 2002 दंगों के लिए माफी मांगनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण चीज है। जबकि 28% हिंदुओं ने कहा दंगों के लिए मोदी को माफी नहीं मांगनी चाहिए। 28% हिंदुओं ने इस बारे में अपनी कोई राय नहीं रखी। एक आरोप जो लगातार नरेंद्र मोदी पर लगता है, क्या वो दंगे रोक सकते थे या दंगे उनकी रजामंदी से हुई? सर्वे के इस नतीजे से साफ है, गुजरात में बहुमत यह चाहता है कि 2002 दंगों के लिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। सवाल है कि 6 करोड़ गुजरातियों का नारा लगाने वाले नरेंद्र मोदी अपने ही लोगों की आवाज क्या सुनेंगे? इसी के साथ एक दूसरा सवाल भी था, और दूसरा सवाल यह था कि हमने लोगों से पूछा क्या मोदी चाहते तो 2002 के दंगे रोक सकते थे? सबसे पहले हम आपको मुस्लिमों की राय दिखा रहे हैं। 50% मुसलमानों की राय है नरेंद्र मोदी चाहते तो 2002 के दंगे रोक सकते थे। इसी के साथ साथ जब हिंदुओं से राय पूछी गई तो हिंदुओं से भी सवाल किया गया क्या मोदी चाहते तो 2002 के दंगे रोक सकते थे? जवाब देने वाले 45% हिंदुओं ने कहा हां रोक सकते थे। यानी ये जो सवाल है, जयनारायण व्यास जी, अब मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। आपको यह बात जरूर अच्छा लगा कि मुसलमानों के बीच में स्वीकार्यता बढ़ी है, लेकिन मेजॉरिटी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कम से कम मेजॉरिटी यह कहती है कि नरेंद्र मोदी को दंगों के लिए माफी मांगनी चाहिए। क्या आप इस राय से सहमत हैं? ये गुजरात की वो आवाज है जिसको नरेंद्र मोदी लगातार अपनी आवाज बताते हैं। देखिए आशुतोष जी, 2002 को गुजरात काफी पीछे छोड़ चुका है। सद्भावना मिशन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूरे गुजरात का दौरा किया है जी, और सबका साथ सबका विकास ये सूत्र लेकर वो जनता के बीच में गए हैं। जब हम 10,000 करोड़ रुपए गरीब कल्याण मेलों के जरिए लोगों में बांटते हैं तो बीपीएल के नीचे वाले, गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोगों को वो पैसे मिलते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं देखते। जब इस राज्य में 108 हर 14 मिनट में एक जिंदगी बचाती है, तब वो नागरिक की जिंदगी बचाती है, जख्मी की जिंदगी बचाती है, हिंदू मुस्लिम नहीं देखते। जी जी। जब ये स्कूल का ड्रॉप आउट रेशियो मोदी जी के शासन में जो पहले 32% था, कम होके 2% पे आके रुका है, तो इसका फायदा अक्रॉस दी लाइन सबको मिला है। बट लेकिन व्यास जी, मतलब ये हुआ कि जो गुड गवर्नेंस का मुद्दा है जी, ये मुद्दे को गुजरात अहमियत देता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। जैसे खान थियरी जो सही बताया गया था कि आज गुजरात खान थियरी को भूल चुका है। वो बट व्यास जी सवाल इस बात को लेके, ये आपके 6 करोड़ गुजरात के लोगों में से करीब 45 से 50% लोग हैं जिसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। उनका ये कहना है, उनका ये सोचना है कि मोदी अगर माफी मांगे तो बेहतर होगा। इससे छोटी सी इल्तिजा है, इसमें क्या बुराई है? क्या इसको करने से वो छोटे हो जाएंगे? वो तो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर चमकना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी चर्चा होती है। क्या ये छोटा काम नहीं हो सकता? देखिए आशुतोष जी, ये जो मुद्दा है जी, ये मुद्दा हमेशा उछाला जाता है कि मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। आप उनको माफी मंगवा लीजिए तो फिर मुद्दा उछाला जाएगा कि देखो उन्होंने माफी मांगी, वो कसूरवार है जी। तो ये चत भी मेरी और पट भी मेरी वाली बात है। मैं समझता हूं ये मुद्दा ऐसा है जिसपे अगर प्रश्न पूछा जाए तो इसी तरह के जवाब मिलेंगे। मतलब आपके कहने का मतलब, चूंकि ये अदालतों में मसला चल रहा है, लीगल मामला है, इसलिए माफी मांगने में दिक्कत पैदा हो रही है। अगर ये लीगल मामला नहीं होता, अदालतों में नहीं चलता, तो शायद नरेंद्र मोदी उस बारे में सोच सकते। देखिए सर्वे में कुछ लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं जी, और ये लीडिंग क्वेश्चन समझता हूं मैं कि इसी तरह से हाँ या ना में आप इस मसले पे जवाब मांगो जी, तो यही सामने परिणाम आएगा। हालांकि बात यह है कि जहां जहां भी क्षति हुई है कि कोर्ट में मामले चल रहे हैं और जहां कुछ किस्सों में जो दोषी पाए गए उनको सजा भी हुई। कांग्रेस लघुमती को 2 पैर वाले वोटों के तरह देखती है, उनके लिए लघुमती वोट बैंक है। हमारी सरकार के लिए नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबके भलाई के लिए सबको साथ लेके ये सरकार चलना चाहती है। और मोदी जी ने यही सूत्र दिया है कि सद्भावना के जरिए सब लोगों में एक दूसरे के लिए अच्छी
फीलिंग्स रखते हुए हम विकास के मॉडल को आगे बढ़ाएंगे। चलिए जनरल व्यास जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे साथ अवनीश जी लगातार बने रहे। अवनीश जी, ये आप गुजरात के अंदर हैं, एक अखबार के संपादक हैं। ये जो हमारे आंकड़े कह रहे हैं कि 2009 की तुलना से 2012 में जो मुसलमानों के बीच में स्वीकार्यता बढ़ रही है, क्या ग्राउंड लेवल पर यह बात आपको साफ नजर आती है या खौफ के तहत यह स्वीकार्यता बढ़ रही है? आशुतोष, इसको इस तरह से देखना होगा कि पिछले कुछ दिनों में कुछ अदालतों से गुजरात के दंगों को लेकर के जो फैसले आए, उस फैसलों से अल्पसंख्यक वर्ग जो है उसमें सरकार के प्रति, तो क्या कहें, कोर्ट के प्रति एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है और इसकी वजह से उन लोगों को लगता है कि उनको न्याय मिल रहा होगा। उस चीज को अगर हम इस तरह से इंटरप्रेट करें या सर्वे के सवालों को हम इस तरह से देखें कि मोदी की स्वीकार्यता बढ़ी है, तो ऐसा कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। इसमें हमको कुछ समय देखना होगा इस बात को। मतलब बहुत जल्दी अदालतों के फैसले जो है वो बहुत जल्दी इस नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए और ना ही कोई जर्नलाइजेशन इस आधार पर कहना चाहिए। या पर आलोक जी, ये जो बात अवनीश जी कह रहे हैं, बट ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो है नहीं, एक साइंटिफिक तरीके से किया गया सर्वे है। सर्वे में ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती नजर आ रही है तो इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? देखिए, मुझे लगता है कि एक बात और है, जो वैसे तो अवनीश वहीं पर बैठे हैं जी, बल्कि कुछ 3-4 वर्ष पहले की बात है, मैं खुद भी जब अहमदाबाद गया और मुसलमान उनके इलाके में ऐसी दुकान अल्पसंख्यकों की, तो उनके कुछ व्यक्तिगत, जैसे मान लीजिए कुछ किसी ने चिट्ठी भेजी, उसका नरेंद्र मोदी ने मान लीजिए बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दिया जी। उन्होंने कुछ गिमिक किए हैं, वो मैंने कांग्रेस भी ऐसी राजनीति करती रही है, ऐसा नहीं है, समाजवादी भी करते रहे। तो उन अल्पसंख्यकों को जीतने के लिए मोदी ने भी कुछ लोगों में विश्वास पैदा कर, तो इसलिए एक वर्ग, जैसे देखिए उनको, और दूसरा बिजनेस क्लास वहां पर ज्यादा है, चाहे वो व्यापारी दुकानदार भी हो, बुरा मुसलमान है। दूसरा उन लोगों के मन में, अहमदाबाद जैसे शहर में भी, उनको लगता है भाई ठीक है, अब हमें अपना धंधा तो करें, कब तक हम उसको वो करेंगे, आंसू बहाना। वो एक बड़ा कारण है, जिससे आप देखिए जो आपका फिगर वो सही मुझे लगता है, जिससे कि लोगों में एक दूसरे तरह का विश्वास भी पैदा हुआ है, जो शायद समझना चाहिए। और कांग्रेस उस तरह से कोई ऐसा काम नहीं कर पाई जिससे कि उनका विश्वास अर्जित करके वापस अपनी तरफ ले। मतलब ये सिक्योरिटी कांग्रेस नहीं दे पाई है और कम से कम उनको ये लगता है कि भाई इनसे क्यों झगड़ा मूल्य कर, हमको धंधा करना, ये रहना, ये। बट राकेश जी, जो सवाल हमारा सर्वे में साफ तौर पर कम से कम 50 के आसपास फीसदी लोग कह रहे हैं कि भाई दंगों के लिए माफी मांग लेनी चाहिए, या दंगों के लिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी चाहते तो रोक सकते थे। ये देखिए, जो सर्वे में बात आई है, तो एक साधारणतः जब दंगे की बात होती है और माफी मांगने की बात आती है तो कोई गलत एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है लोगों का। लेकिन यहां मुद्दा अलग है। नरेंद्र मोदी को स्वयं एक मुद्दा बना दिया गया है। पूरे देश भर में एक कैंपेन किया गया है कि नरेंद्र मोदी एक अधिनायकवादी हैं, डिक्टेटर हैं और जालिम हैं। उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण शब्द हैं और इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से, उसमें मीडिया का भी एक वर्ग था जिसने इस पूरी कैंपेन में साथ दिया, विपक्ष थी। इसके कारण से यदि आज नरेंद्र मोदी उसके लिए माफी मांगते हैं तो उसका भी विपक्ष, जो जयनारायण व्यास कह रहे थे, एक दूसरे तरीके से उपयोग करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि किसी भी दंगे के लिए किसी को माफी मांगने में कोई ऐतराज नहीं होनी चाहिए, इससे वो दोषी नहीं होता है। लेकिन यहां पर मुद्दा सिर्फ साधारण नहीं है, नाक का मुद्दा बन गया है। नहीं, नाक का, इसके हाँ आप ठीक, नाक का मुद्दा बन गया। दूसरा, नरेंद्र मोदी को ही एक पोलराइजेशन का मुद्दा बनाया जा रहा है। कांग्रेस गुजरात से बाहर नरेंद्र मोदी का लाभ लेना चाहती है मुसलमानों के वोट में। लेकिन जो सर्वे में एक दूसरा पक्ष जो आया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। वास्तव में जो नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों की चिंतन है और जो वेस्टर्न इंडिया के मुसलमानों की चिंतन है, दोनों में गुणात्मक अंतर है। यहां ज्यादा सांप्रदायिक मनोवृत्ति रहती है, घेटोजाइजेशन है, जबकि वेस्टर्न इंडिया के मुसलमानों में वो घेटोजाइजेशन नहीं है, जिसका ये सर्वे में हमें असर दिखा। प्रदीप जी, लेकिन क्या ये नरेंद्र मोदी के लिए चिंता की बात है? थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक में बात कर रहा हूं। पहली बात यह है कि अगर मुसलमानों की स्वीकार्यता बढ़ रही है तो यह भी नरेंद्र मोदी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। और अगर 50% के आसपास मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदुओं के, मुसलमानों के कह रही है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, तो जिस चीज के लिए गुजरात जाना जाता है, जिस चीज के लिए गुजरात की आलोचना होती है कि वो हिंदूवाद की प्रयोगशाला बन रही है, क्या वहां भी मानस कुछ बदल रहा है? वहां का मुसलमान भी बदल रहा है और वहां का हिंदू भी बदल रहा है? नहीं, देखिए, इस तरह के मुद्दों पर जैसा राकेश जी ने कहा कि आप कहीं भी पूछे, दंगा हुआ है, कोई भी बड़ी घटना हुई है, तो जो भी शासन में पार्टी है, नेता है, उससे लोग अपेक्षा करते हैं कि वो माफी मांगे। उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि जिन लोगों को सहना पड़ा है, जिन लोगों को वो यातना झेलनी पड़ी है, उनके दुख पर एक मरहम लगे। लेकिन नरेंद्र मोदी का जहां तक सवाल है कि माफी मांगनी चाहिए कि नहीं, सवाल है कि उनका लक्ष्य क्या है।
अगर उनका लक्ष्य राष्ट्रीय राजनीति में आना है, राष्ट्रीय नेता बनना है, तो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर वो मुसलमानों की वोट की खातिर माफी मांगते हैं तो उनको भारी निराशा होगी। नरेंद्र मोदी कुछ भी कर लें, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हो सकते, और अटल बिहारी वाजपेयी को भी मुसलमानों का वोट नहीं मिला था। बीजेपी को मुसलमानों का वोट तभी मिलेगा, मुसलमान तभी सोचेगा इसके बारे में जब एक बार बीजेपी अपने अकेले बूते पर केंद्र में सरकार आएगी। 5 साल देखेगा मुसलमान, बिल्कुल, उसके बाद वो तय करेगा कि बीजेपी को वोट देना है। अब नहीं, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर कि जब हम नरेंद्र मोदी के हिंदूवाद के बारे में बात करते हैं, संघवाद के बारे में बात करते हैं, तो आप गुजरात के अंदर हैं, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने को वोट हिंदूवाद की वजह से मिलता है, जो गुजरात की अपनी शख्सियत है, या जो विकास का मॉडल रखा है उसकी वजह से उनको वोट मिलता है? आशुतोष, अब तक नरेंद्र मोदी को जो वोट मिलता रहा है वो निश्चित तौर पर उनकी हिंदू सम्राट, हृदय सम्राट की जो छवि है उसके कारण मिलता रहा है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि गुजरात में कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने जो सद्भावना उपवास किया, या नरेंद्र मोदी जो अपनी प्रो मुस्लिम या मुस्लिम समर्थन की जो छवि बनाना चाहते हैं, वो छवि गुजरात के मुसलमानों के लिए बनाना चाहते हैं। एक्चुअली सबको गुजरात में ये लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जो है वो नेशनल पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, जो दूसरी पार्टीज हैं उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं, इसलिए नेशनल लेवल पर अपनी इमेज को जो है वो ठीक करने के लिए इस तरह का पोस्चर ले रहे हैं। जी बिल्कुल। आलोक जी, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी को अगर नेशनल लेवल पर जाना है तो गुजरात की जो उनकी खांटी इमेज है उससे बाहर निकलना पड़ेगा? और अगर इस बार अगर वो चुनाव जीतते हैं तो क्या वाकई बीजेपी जो राष्ट्रीय स्तर पर वो उनको गले लगा लेगी? क्या ये हमारे नेता बनिए? देखिए, मुझे तो लगता है कि वो नेता नहीं हो, मतलब उनको पार्टी अध्यक्ष बनाए गडकरी को हटाने की स्थिति में दिसंबर के बाद, या उनको मुख्य कहते हैं कि चुनाव का कंपेनर बनाए, जैसे यहां पर राहुल गांधी को सेक्रेटरी जनरल बनाया जा रहा है या कुछ बड़ा पद दिया जा रहा है, उसी तरह से सबसे बड़े कंपेनर यदि बीजेपी वापस सत्ता में आना चाहती है तो नरेंद्र मोदी को, चाहे खतरा हो सकता है कि भाई हिंदुत्व के नाम पर जो गुजरात के अंदर इमेज है उसी इमेज के साथ उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या उनको वाकई अपने आप को बदलना पड़ेगा? नहीं बदलना, मुझे तो लगता है कि वो इस तैयारी में, इसी मूड में जिस तरह से घूम रहे हैं वो बदलना पड़ेगा। ये बात अलग है कि उनको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। जैसे महिलाओं को लेकर के जो आज शशि थरूर वाली टिप्पणी उन्होंने कर दी, कुछ ऐसे गलतियां यदि वो करते गए, हो सकता है अल्पसंख्यकों पर कोई हिंदू सम्राट बनने के चक्कर में कर दे तो खतरा उनके लिए होगा। वरना वो जिस ढंग से चल रहे हैं, बीजेपी के पास उनके अलावा कोई बड़ा विकल्प, यदि सुषमा जी हैं जो लिबरल है, तो या तो वो दोनों साथ मिल करके चले या उनको साथ में प्रोजेक्ट किया जाए, तब जाकर के, चूंकि अब वो राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के पास और तीसरा आदमी नहीं है। बिल्कुल राकेश जी, बट नरेंद्र मोदी की एक ऐसी छवि है कि वो अपने आप को सरकार, पार्टी, संगठन सबसे ऊपर लेके चलते हैं। क्या ये संघ को बर्दाश्त होगा कि एक ऐसा आदमी सामने आए राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो संघ को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत रखता है? या जो अटल बिहारी वाजपेयी से जो सबक उन्होंने लिया कि आदमी कद इतना बड़ा हो गया कि आप संभाल नहीं पाए उनको? देखिए, मैं मानता हूं कि संघ को नुकसान तो कोई नहीं पहुंचा पाया, और नरेंद्र मोदी एक स्वयंसेवक हैं, इसलिए संघ को नुकसान पहुंचाने की न क्षमता रखते हैं न कर सकते हैं। जहां तक बात रही कि पार्टी से बड़ी छवि का, देखिए पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, और मुझे लगता है कि मीडिया के प्रोजेक्शन से, उनके 3 बार जीतने से उनकी एक छवि तो बनी है और उनकी लोकप्रियता भी है। और उस लोकप्रियता का एक ग्राफ इसलिए भी बढ़ता है कि जितनी भी संघ विरोधी ताकतें उनका विरोध करती हैं, उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता है। उनका फायदा मैं एक बिहार का उदाहरण देता हूं। नीतीश कुमार ने डिनर कैंसिल किया, उसके कारण पटना के गांधी मैदान में भीड़ दुगनी हो गई और नारे लगने लगे, जो पार्टी का नारा नहीं था कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। तो नरेंद्र मोदी की एक शख्सियत है, और पार्टी में मुझे लगता है एक डेमोक्रेटिक पार्टी में उसका निर्णय लेगा। नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री होंगे तो उस कलेक्टिव लीडरशिप को उनको स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना चाहिए। जहां तक संघ की बात है, आज गुजरात की स्थिति देखो तो मैं गुजरात को कहूंगा सैफरन सिस्टम, जो प्रदीप जी पिछले डिस्कशन में कह रहे थे, शंकर सिंह बघेला हो कि केशुभाई पटेल हो कि नरेंद्र मोदी हो, कि तीनों ही संघ परिवार के प्रोडक्ट हैं। तो गुजरात की पूरी राजनीति के धुरी संघ बन गई है, और मुझे खुशी इस बात की है कि गुजरात का मुसलमान उस संघ विचारधारा के कहीं न कहीं स्वीकार कर रहा है। बट राकेश जी, एक सवाल यह भी गुजरात के अंदर कि वहां जो संघ है, असली संघ है, वो गायब हो गया गुजरात से। वहां सिर्फ मोदी और मोदी के कार्यकर्ता, वहां ना बीजेपी के कार्यकर्ता ना संघ, वहां भारतीय किसान संघ नहीं है, वहां पे विश्व हिंदू परिषद की सारी कार्रवाइयां बंद हो गई, उनके दफ्तर तक बंद करा दिए गए।
नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि ये दफ्तरें बंद हो गए और संघ नहीं है। संघ नरेंद्र मोदी को, आज अभी नरेंद्र मोदी सरसंघ चालक से नागपुर मिलने गए थे। नरेंद्र मोदी वस्तु मूलतः एक स्वयंसेवक हैं, प्रचारक रह चुके हैं। तो कुछ विवाद है, मैं स्वीकार करता हूं कि नरेंद्र मोदी की शख्सियत के कारण, उनके व्यक्तिगत कार्य पद्धति के कारण विवाद है, और ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि केशुभाई पटेल को पार्टी छोड़ना पड़ा। यदि नरेंद्र मोदी इसको सुधार लेते तो उनके ही पक्ष में ये बात जाती, उनके विपक्ष में बात नहीं जाती। व्यक्ति को ऊंचे पद पर जाते समय इतना अपनी उदारता को बढ़ानी चाहिए। मुझे लगता है ये अपेक्षा उनसे भी की जाती है, उदारता बढ़ानी चाहिए। बट प्रदीप जी, बीजेपी कैसे एक्सेप्ट करेगी, एनडीए कैसे एक्सेप्ट करेगा अगर वो उनको लेकर, अगर बीजेपी आगे बढ़ती है 2014 के चुनाव में गुजरात की थंपिंग मेजॉरिटी विक्ट्री के बाद, तो क्या ये बीजेपी के लिए फायदे का सौदा होगा या नुकसान का सौदा होगा? ये बीजेपी को तय करना। अगर उसको केंद्र में सत्ता में आने की कोशिश करनी है तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई विकल्प नहीं है बीजेपी के पास। हाँ। कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा मास लीडर नहीं है। नरेंद्र मोदी में खूबी हो, खामी हो, जैसी भी हो, आज की परिस्थिति में नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के पास कोई नेता नहीं। अगर ये तय कर ले संघ और बीजेपी कि नहीं, हमको 60, 70, 80 सीट मिल जाए लोकसभा में, उतने से हम संतुष्ट हैं, तो नरेंद्र मोदी को नहीं करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी के जहां तक बदलने का सवाल है, वो 1000 कोशिश कर लें, नरेंद्र मोदी नहीं बदल सकते। आडवाणी जी ने बदलने की कोशिश की, वाजपेयी बनने की कोशिश की, तो चौबे जी छब्बे बनने में दुबे हो गए। तो वही स्थिति नरेंद्र मोदी की होगी। आज उनकी जो लोकप्रियता है वो इसीलिए है कि वो जो है, इसलिए नहीं है कि वो क्या हो जाए। बट वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो सैफरन इमेज से, सैफरन सिस्टम से निकलकर वो डेवलपमेंट सिस्टम में आना चाहते हैं, प्रोग्रेस सिस्टम में आना चाहते हैं। देखिए, एक यूथ का इमेजिनेशन कैच किया है। हाँ। आज दिल्ली राज्य में आप देखिए, बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों के युवा नेताओं को देख लीजिए आप, उनमें सबसे लोकप्रिय युवाओं में शीला दीक्षित हैं, 70 साल से ऊपर की हैं। तो एक युवाओं का इमेजिनेशन जो लीडर कैच करता है, जिस देश में 35 साल से कम की उम्र के 70% लोग हों, वहां वो लीडर, उसकी कामयाबी की उम्मीद ज्यादा होगी। तो नरेंद्र मोदी जो है, उनकी जो खूबी खामी है, वही बने रहे, साथ लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर बदलने की कोशिश करेंगे तो वो एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में। मेरा मानना है थोड़ा सा भिन्न है। प्रदीप जी, दिलचस्प बात कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाए बिना बीजेपी के पास कोई चारा नहीं है। देखिए, मैं तो बल्कि दूसरी बात साथ में कहूंगा कि ये मानना, मैं आज भी कहता हूं, और मैं 71 पहले से 67 से वाजपेयी को भी देखता रहा हूं। वाजपेयी भी संघ के उतने ही स्वयंसेवक प्रचारक थे जितने नरेंद्र मोदी हैं। ये तो एक अपने से एक स्ट्रेटेजी के तहत था कि अडवाणी जी यहां रहें तो बने वहां अडवाणी अयोध्या जाएं और अटल जी यहां रहें। तो नरेंद्र मोदी भी संघ के एक स्वयंसेवक की तरह रहेंगे। अपने को अब अंतर्राष्ट्रीय छवि वो बना रहे, ब्रिटेन से फायदा हो जाए, अमेरिका से हो जाए, एफडीआई में वो सबसे आगे हैं। संघ के नागपुर में जाने के बाद भी गडकरी जी के साथ कौन बैठा था? सिंगापुर का राजनयिक, ताकि एफडीआई ज्यादा आए। तो इसलिए ये सब हिपोक्रेसी है। सही बात ये है कि बीजेपी के पास जो ये कह रहे हैं, नेता के नाम पर यदि बढ़ाएंगे तो वो संघ के भी उतने ही रहेंगे। अब ये दूसरी पार्टी को देखना होगा कि उस मुकाबले में क्या मोदी को आगे बढ़ाना बीजेपी के हित में होगा या नहीं होगा? बीजेपी के पास और कोई विकल्प ही नहीं है। हित में होगा या नहीं होगा, मैं कह रहा हूं। मुझे लगता है कि कुछ हद तक तो विकल्प होगा, लेकिन ये खतरा उनको मोल लेना होगा। बट जिस तरीके की कोएलिशन पॉलिटिक्स है, जिस तरीके का गठबंधन का दौर है, उसमें नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति स्वीकार्य होगा? गठबंधन की राजनीति बात की मैं कह रहा हूं, बीजेपी अपने बल पे सरकार, मैं उन लोगों में से हूं जो ये मानता हूं कि गठबंधन की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और बीजेपी को अपनी धार पर यदि करना है, नरेंद्र मोदी के बल पर हो सकता है 200 ज्यादा सीटें ले आए, तो गठबंधन की ज्यादा जरूरत ही नहीं होगी। मतलब आपको लगता है ये कि नरेंद्र मोदी के बल पे 200 से ज्यादा सीटें आ सकती हैं? आ सकती हैं, यदि पूरे मन से जाएं, उसमें दूसरे पार्टी के लोग साथ दें, वरना सबसे बड़ा डैमेज को बीजेपी के लोग ही करेंगे, जो उनको नहीं बनने देंगे। आप गुजरात के अंदर बैठे हुए, गुजरात से अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी एसेट होंगे अगर उनको प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, गठबंधन के तौर में उनको बाकी छोटी पार्टियां भी एक्सेप्ट कर लेंगे? नीतीश कुमार का एग्जाम्पल सामने है कि आप आलोक जी के साथ हैं या प्रदीप जी के साथ हैं? मुझे लगता है कि छोटी पार्टियां नरेंद्र मोदी को आज की डेट में एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वो अपनी छवि जो है वो सेकुलर बनाने की कोशिश करें। जी,
राकेश जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, वो सेकुलर छवि तो नहीं बना रहे हैं, और जो ना बनाएंगे वो जो सेकुलर की परिभाषा है कि तुष्टिकरण करो, गुजरात में तुष्टिकरण नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए जो आप एक कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आए या ना आए, एक बहुत बड़ा ग्राउंड रियलिटी है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर सेंटर के खिलाफ इतनी तेज है कि आज कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी आज अपनी स्थिति में एक अच्छे खासी सीट ला सकती है, और नरेंद्र मोदी उसमें कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। बट लेकिन एक चीज मुझे बता दीजिए, आप भले ही अगर हिंदूवाद की उनकी छवि से उनको किनारे कर दे, उनकी जो कम्युनल इमेज है जो भी उसके अगर आप किनारे कर दिए, लेकिन उनके पर्सनालिटी की जो शख्सियत है वो किसी को साथ लेके चल नहीं सकते। गुजरात के अंदर जो एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप उसको पूरी तरीके से उन्होंने ध्वस्त कर दिया। ये बात केंद्र की राजनीति करने वाले नेता जानते हैं और देखते हैं। तो प्रदीप जी, कैसे वो स्वीकार्य होंगे? कैसे गठबंधन की राजनीति? एक बात ये समझ लीजिए कि दिल्ली गुजरात नहीं है। नरेंद्र मोदी जो गुजरात में कर रहे हैं, हम लोगों को लग रहा है कि दिल्ली आकर भी वही करेंगे। वो कर नहीं सकते, कर नहीं सकते या करेंगे नहीं, करना चाहे भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि देश की राजनीति, देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री, उसके सामने इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, इतने चीजों को साधना पड़ता है, इतने लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, इतनी विषमताओं में जीना पड़ता है कि वो ऐसा कर नहीं सकता। नरेंद्र मोदी को जो बदलाव होगा वो प्रधानमंत्री बनने के बाद इसमें होगा, और ये परिस्थितियां करेंगी। कांग्रेस में कई ऐसे नेता हुए हैं, जब प्रधानमंत्री पद आदि आपको मिल जाए या अपने बल पर आ जाए तो आपको किसी की परवाह की जरूरत नहीं होती। परवाह की जरूरत पिछले 20 सालों में इसलिए आ रही है कि आपके कोई अच्छा मजबूत नेता राजीव गांधी के बाद नहीं तैयार किया, इसलिए आज आपको समस्या है। लेकिन यदि समस्या होगी गुजरात में, अगर सबकी सुनी होती तो आज शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल के नीचे नेता होते। बिल्कुल। बट एक सवाल मेरे मन में है जो मैं चलते चलते जरूर पूछना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी के विकास के बारे में बातचीत की जाती, कहा जाता है कि तीसरा टर्म जीतने वाले, दिल्ली में शीला दीक्षित जो तीसरा टर्म जीत चुकी है, असम में तरुण गोगोई जीत चुके हैं, नवीन पटनायक उड़ीसा में वो जीत चुके हैं, और अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में भी वायएसआर रेड्डी जिंदा होते तो शायद जीतते। तो ये नरेंद्र मोदी के मॉडल में ऐसी कौन सी खास बात है जो शीला दीक्षित के मॉडल में खास बात नहीं है, तरुण गोगोई के मॉडल में खास बात नहीं है, वायएसआर के मॉडल में खास बात नहीं है? देखिए, मेरा तो मानना है गुजरात में मोदी नहीं होते, कोई और नेता बीजेपी का होता है, कांग्रेस का होता। गुजरात की जनता ही विकास मॉडल में सबसे बड़ा योगदान है। उसको आप खाली मोदी को क्रेडिट हम और आप इसलिए देते हैं कि दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री ज्यादा भ्रष्ट हैं, वहां वन विंडो सिस्टम है, इसलिए गुजरात में मॉडल उसका ज्यादा बेहतर है। देखिए, उसमें मैं एक बताऊंगा कि गुजरात में विचारधारा, अभी तो विकास की बात हुई है, गुजरात में आरंभ में विचारधारा की लड़ाई थी, और विचारधारा की लड़ाई में नरेंद्र मोदी की जीत हुई है, और उसको उन्होंने विकास के साथ मजबूत किया है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि नरेंद्र मोदी को लेकर और गुजरात के दंगे को लेकर जिस प्रकार से देश भर में अभियान चलाया गया है, गुजरात की जनता का यह सर्वे ये बताता है कि इस अभियान को आप बंद कीजिए, गुजरात का व्यापार करना राजनीति में बंद कीजिए। मुझे लगता है गुजरात की जनता को उसी प्रकार से चोट लगती है जैसे बार बार 84 के दंगों को याद दिलाकर हम सिखों को चोट पहुंचाते हैं। हाँ, बट कम से कम कांग्रेस लीडरशिप ने माफी देखिए, माफी तो गोधरा में जो हुआ और गुजरात में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं थी, लेकिन लोग गोधरा को याद नहीं करते। जब 58 लाशें निकली, उसकी जो प्रतिक्रिया में जो दंगा हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण दंगा था, कोई उसको सौभाग्यपूर्ण तो कहता नहीं है। चलिए राकेश जी, मुझे लगता है ये बातचीत बड़ी दिलचस्प है, और अभी हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो हमने सर्वे किया था सीएसडीएस के साथ मिलकर, द वीक के साथ मिलकर, वो सर्वे के नतीजे बिल्कुल स्पष्ट हैं। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वहां पर गुजरात के अंदर 52% लोग चाहते हैं कि वहां बीजेपी की वापसी हो, और सिर्फ 30% लोग चाहते हैं वहां उनकी वापसी नहीं होनी चाहिए। वहीं पर जब किसको कितने फीसदी वोट मिलने चाहिए तो 50% वोट लोग बीजेपी को देने के पक्ष में हैं, और कांग्रेस के पक्ष में सिर्फ 36% लोग हैं जो वोट देने की बात करते हैं। और नरेंद्र मोदी निर्विवाद रूप से वहां के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, और उसमें अगर आंकड़ा देखें तो 49% लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। केशुभाई पटेल बहुत पीछे हैं, नंबर 2 पे 8% लोग, शंकर सिंह वाघेला 6%, और कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल वो 4% के साथ चौथे नंबर पर है। ये कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं। साथ ही साथ हमारा सर्वे ये भी कहता है कि सरकार के कामकाज से वहां के लोग काफी हद तक खुश नजर आ रहे हैं, चाहे वो सड़क का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मसला हो, चाहे जो हो। हाँ, ये जरूर है किसानों की हालत वहां ठीक नहीं लगती है। 35% लोग जो है किसान, वहां उनको लगता है कि उनकी हालत बदतर हुई है, और 26% ही सर मानते हैं कि उनकी हालत पहले से बेहतर नहीं हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा अगर कहें तो इस चुनाव के अंदर, गुजरात के अंदर सबसे बड़ा चुनाव मुद्दा है बढ़ती कीमतें,
42% लोग ये कहते हैं। किसानों की समस्या 19% है, लेकिन इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि 27% लोग ये कह रहे हैं कि बढ़ी हुई महंगाई के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है और सिर्फ 14% लोग राज्य सरकार को जिम्मेदार मानते थे। हिमाचल प्रदेश में भी लगभग यही स्थिति थी। वहां भी बढ़ी हुई महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था। दूसरे नंबर पर वहां भी किसानों की समस्या सबसे बड़ा मुद्दा थी। लेकिन महंगाई के लिए हिमाचल प्रदेश का जो सर्वे था उसमें भी यह कहा गया था कि राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि हमारा जो सर्वे है वो किस हद तक सही होता है, क्योंकि ये आकलन है, संभावना है, अंदाज है, परिणाम नहीं है। परिणाम 20 दिसंबर को होगा, तब पता चलेगा वाकई क्या कुछ वहां होने वाला है। लेकिन अभी की खबर यह सर्वे के मुताबिक गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी बीजेपी की लहर चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारी इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन IBN7 पर खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने के पहले इस वक्त हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं।